ओके, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यूनिट 3 लास्ट यूनिट बहुत छोटा यूनिट है एंड बहुत सिंपल यूनिट है। ओके, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, ये सबसे पहले पढ़ना चाहिए था, बट अगेन इट इज इन यूनिट 3, सो वी आर डूइंग इट इन डूइंग इट लास्टली। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि लॉ आपको रिकॉग्नाइज करे, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा। लॉ मतलब क्या, गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रजिस्टर करना पड़ेगा। नाउ इज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी ओनली इन महाराष्ट्र। आपको रजिस्टर करना पड़ता है, बाकी कहीं पर भी आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। सो जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, ये यूनिट 3 में हम कंसिडर करके चलेंगे महाराष्ट्र के हिसाब से। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में ही रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, बाकी कहीं पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। मतलब दूसरे स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन करो या नहीं करो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। सो ऑल दिस रूल्स विल अप्लाई ओनली महाराष्ट्र। जब पार्टनर डिसाइड करता है कि फर्म को रजिस्टर होना है एज पर दी प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, टीआईपीए मतलब टिपा मतलब द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उनको क्या करना पड़ेगा, दे शैल फाइल द स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। जो फॉर्म दिया बताया जाएगा उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में आपको करना इन द विद अप्लाई करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। याद रखना उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, इट शैल अकम्पनाई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर, अकम्पनाई मतलब उसके साथ अटैच्ड होना चाहिए फॉर्म का नेम, मतलब फॉर्म के नेम के बारे में डिटेल्स होना चाहिए। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कहाँ आपने बिजनेस कंडक्ट किया है, ये सारी चीजें हमने इनिशियल स्टेज पे भी पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा तो। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए, अदर नेम और अदर प्लेस ऑफ बिजनेस, कौन से अदर प्लेस ऑफ बिजनेस है, ज्वाइनिंग डेट ऑफ ईच पार्टनर, नाम, फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर। अगर पार्टनरशिप फर्म अगर आप बंद करके जाते हो, कोई फ्रॉड करके जाते हो, तो हर एक का एड्रेस भी चाहिए दोस्तों, और ड्यूरेशन ऑफ दी फर्म। ठीक है, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो ये देने की जरूरत नहीं है। तो फर्म का नाम क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, अदर नेम और अदर प्लेस ऑफ बिजनेस, ताकि हम फर्म ने अगर फ्रॉड किया तो फाइंड कर सके। ज्वाइनिंग डेट क्या है ऑफ ईच पार्टनर, एंड नेम एंड फुल एंड अदर डिटेल्स ऑफ दी पार्टनर्स। ओके, एंड ड्यूरेशन ऑफ दी फर्म। अब नेम को लेके कुछ प्रोविजंस है कि आप ये सारे वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते दोस्तों, ये अगेन हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। आप क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, ये सब चीजें आप नहीं लिख सकते। साथ ही साथ आप ये नहीं लिख सकते कि आप गवर्नमेंट से एसोसिएटेड हो, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एसोसिएट्स, ऐसे आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ऐसा लगता है कि आप गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन से इन्वॉल्व हो। ऐसा चलेगा कि अमित शाह एंड एसोसिएट्स, ये चलेगा? यस, ये चलेगा। अमित शाह एंड एसोसिएट्स, अमित शाह इज अ पॉलिटिशियन दोस्तों। अब अमित शाह एंड एसोसिएट्स क्या फर्म का नाम चल सकता है? यस। क्यों चल सकता है? क्योंकि यहाँ पर क्राउन, एम्परर, एम्पायर, इंपीरियल, क्वीन, ऐसे सब वर्ड्स नहीं है, बराबर है। तो अब और एक चीज आती है, आपने सुना होगा इंपीरियल ब्लू, तो क्या ये अलाउड है? हाँ दोस्तों, इट इज अ प्रोडक्ट, ये कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं है। तो पार्टनरशिप फर्म ऐसा नहीं आ सकता, इंपीरियल एसोसिएट्स या इंपीरियल एंड कंपनी ऐसा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि प्रोहिबिटेड है ऐसे वर्ड्स को यूज करना, एंड ऐसा कोई नाम भी नहीं यूज कर सकते जिससे ऐसा लगे कि आपका एसोसिएशन है विद द गवर्नमेंट। बट अगर समझो स्टेट गवर्नमेंट ने अगर आपको ग्रांट दे दिए है, तो उस केस में आप ऐसे वर्ड्स को यूज कर सकते हो। अगेन कौन से वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते? क्राउन, एम्परर, एम्पायर, किंग, क्वीन एंड रॉयल, एंड ऑल दिस वर्ड्स यू कैन नॉट यूज इट। ये सारी चीजें जो ऊपर मैंने बताई है आपको, जैसे फर्म नेम, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एंड अलोंग विद द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, अलोंग विद प्रिस्क्राइब्ड फीस, आप ये स्टेटमेंट को सारे पार्टनर्स से साइन करवाओगे या फिर उसके एजेंट्स के द्वारा। मतलब एक अटर्नी होता है, जैसे अगर जो पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में उनके जगह पे कोई और क्या कर सकता है, साइन कर सकता है, उनका एजेंट जो अथोराइज किया गया है ऑन दिस बिहाफ। हर एक पार्टनर को जो सब्सक्राइब करें द पार्टनरशिप, वो वेरीफाई करेगा जो जो डॉक्यूमेंट्स उसमें इंसर्टेड है एंड ऑल दोस थिंग्स। उसके बाद ये सब्सिक्वेंट ऑल्टरेशन के बारे में भी प्रोविजन किया जाएगा। एंड अगर रजिस्ट्रार को सेटिस्फाई हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ रजिस्ट्रार, सॉरी, अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि जो भी रजिस्ट्रेशन की कंप्लायंस है वो आपने कंप्लाई कर लिए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे आपने कंप्लाई कर लिए, तो उस केस में वो क्या कर देगा, आपका रिकॉर्ड कर देगा नाम इन द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, एंड आपको रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सो दैट इज कॉल्ड एज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वेरी सिंपल प्रोसेस है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ फीस है, आपको पे करना है, एंड एक बार वो आपने पे कर दिया
सारे पार्टनर्स का साइन लगेगा। सारे पार्टनर्स का साइन लगने के बाद रजिस्ट्रार पहले चेक करेगा कि इज इट डज इट कंप्लाई विद ऑल दी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, एंड एक बार वो होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। याद रखना, सर्टिफिकेट तभी ही मान लिया जाएगा कि खत्म हो चुका है। मतलब लेटर से अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली फिल कर दिया एंड यू पे द फीस, जैसे आपने रजिस्ट्रार को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए ना, तभी मान लेंगे कि आप रजिस्टर्ड हो। हम वेट नहीं करेंगे कि वो रजिस्ट्रार कब वेरीफाई करेगा एंड कब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा, तब तक हम वेट नहीं करेंगे। हम मान लेंगे कि क्या है, कि हम क्या हो चुके, रजिस्टर हो चुके। तो यहाँ क्या लिखा देखो, हाउएवर रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड टू बी कंप्लीट एज सुन एज द एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद प्रिस्क्राइब्ड फी नेसेसरी डिटेल इज डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार। जैसे रजिस्ट्रार को डिलीवर कर दिया ना, वैसे मान लेंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका। इज इट अंडरस्टूड? हम वेट नहीं करेंगे कि जब तक हमको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आएगा तब तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ऐसे नहीं मानेंगे। अगर हमने सबमिट कर दिया विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ऐसा हम मान लेंगे। वही डेट से हमारा डीम्ड रजिस्ट्रेशन हो चुका। ये उनका डेली रूटीन है रजिस्ट्रार का, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करता है उनके बारे में रजिस्टर करना, डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करना, फॉर्म को रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स में इंसर्ट करना, ये उनका काम है। जैसे कंपनी में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है, वैसे ही यहाँ पर एक रजिस्टर होता है दोस्तों। ठीक है, रजिस्ट्रार अलग है। ट्रार मतलब क्या, रजिस्ट्रार मतलब एक जगह है। ठीक है, अब रजिस्ट्रार में क्या होगा, रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में क्या होगा, फॉर्म का नाम होगा। तो आप जब अप्लाई करोगे, रजिस्ट्रार में अप्लाई करोगे, रजिस्ट्रार चेक करेगा सब सही है क्या, तो जाके वो रजिस्टर में फॉर्म का नाम लिख देगा, एंड देन योर फॉर्म विल बिकम रजिस्टर्ड। आई होप यू गेट इट। रजिस्ट्रार, रजिस्टर एंड रजिस्टर्ड, ठीक है, तीनों अलग अलग शब्द है। ओके, अगर लेट अस से अगर आप रजिस्टर नहीं करते हो इन महाराष्ट्र, तो उस केस में आपको पेनल्टी लगेगी दोस्तों, भारी पेनल्टी लगेगी। दैट इज 100 रुपीज पर ईयर ऑफ डिले और पार्ट देयर ऑफ। मतलब लेट अस से एक पार्टनरशिप फर्म है एंड उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया एंड गवर्नमेंट को ये पता चलती है, एंड वो फर्म ओपन हुए 2 years 2 months हुआ है, तो उस केस में उनको पेनल्टी कितने रुपए का लगेगा दोस्तों, 100 रुपीज पर ईयर। मतलब 200 रुपए तो लगेगा ही, 200, और पार्ट देयर ऑफ मतलब 2 months तो हुआ है ना, पार्ट ऑफ द ईयर भी हुआ है ना, तो उस 2 months का भी 100 रुपीज लग जाएगा। तो टोटल 300 रुपए का क्या लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा। एंड याद रखना, ये सिर्फ महाराष्ट्र का केस में पॉसिबल है, क्योंकि यहीं पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। नो कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म कंपलसरी नहीं है, बट अनरजिस्टर्ड फर्म अगर होता है तो अगेन इट इज इन महाराष्ट्र ओनली, महाराष्ट्र में ये रूल अप्लीकेबल होगा। फॉलोइंग डिसेबिलिटीज होगा सबसे पहले। अगर समझो एबीसी एसोसिएट्स हैं, ठीक है, एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। एबीसी एसोसिएट्स है, उसमें ए पार्टनर है, ठीक है। एबीसी एसोसिएट्स के साथ कोई फ्रॉड हुआ है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट, है ना। मतलब एबीसी एसोसिएट्स के साथ फ्रॉड किया है किसी पीक्यूआर एसोसिएट्स ने विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म पीक्यूआर एसोसिएट्स को सू कर सकता है, कोर्ट में लेकर जा सकता है ये बोलकर कि पीक्यूआर ने फ्रॉड किया है? नहीं दोस्तों, बिकॉज एबीसी एसोसिएट्स अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, वो नहीं कर सकता। बट याद रखना, अब एबीसी एसोसिएट्स को क्या करना पड़ेगा, अगर सू करना है तो क्या कर सकता है, एबीसी एसोसिएट्स को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड देन ओनली मिस्टर ए कैन सू पीक्यूआर। ठीक है, ये चीज याद रखने वाली है। तो याद रखना, सूट बिटवीन फर्म एंड पार्टनर, द पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म सूट नहीं कर सकता अगेंस्ट द फर्म। मतलब एबीसी एसोसिएट्स के बिहाफ पे पीक्यूआर पे एक्शन नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। सूट बिटवीन फर्म एंड थर्ड पार्टीज, मतलब अगर एबीसी एसोसिएट चाहे तो भी पीक्यूआर को सू नहीं कर सकते। मतलब पार्टनर तो नहीं कर सकता, बिकॉज पार्टनर विल बी एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द एबीसी, वो भी नहीं चलेगा। एंड एबीसी एसोसिएट्स भी सू नहीं कर सकती पीक्यूआर को। सो नो सूट कैन बी फाइल्ड बाय एन अनरजिस्टर्ड फर्म अगेंस्ट थर्ड पार्टी फॉर एनफोर्सिंग राइट, ठीक है, अनलेस द फर्म इज रजिस्टर्ड। याद रखना, तो फर्म को रजिस्टर होना जरूरी है। क्लेम फॉर सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब क्या है, देखो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय क्लेम फॉर सेट ऑफ? क्लेम फॉर सेट ऑफ मतलब, ओके, ये देखो यहाँ पर कहा गया, एबीसी एसोसिएट्स रजिस्टर्ड है, पीक्यूआर एसोसिएट्स अनरजिस्टर्ड है। एबीसी एसोसिएट्स हैज टू पे 150 रुपीज टू पीक्यूआर, पीक्यूआर एसोसिएट्स हैज टू पे 500 रुपीज टू एबीसी एसोसिएट्स, बराबर है। अब मुझे बात बताओ, क्या एबीसी एसोसिएट्स बीइंग अ रजिस्टर्ड फर्म, क्या वो सू कर सकता है पीक्यूआर को फॉर 500? यस, क्योंकि एबीसी एसोसिएट्स क्या है,
रजिस्टर्ड है दोस्तों, इट इज रजिस्टर्ड। तो एबीसी क्या कर सकता है, पीक्यूआर पे एक्शन ले सकता है, 500 रुपए के लिए वो पुलिस के पास जाके या कोर्ट के पास जाके केस कर सकता है। ओके, क्या पीक्यूआर सू कर सकता है एबीसी को? नहीं, एबीसी एसोसिएट्स पे वो एक्शन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि पीक्यूआर क्या है, अनरजिस्टर्ड है। बराबर है, ये तो तुमने जान लिया ना। मिस्टर पी मतलब पी जो पार्टनर है वो भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि अनरजिस्टर्ड है दोस्तों। ओके, क्या पीक्यूआर एसोसिएट्स ऐसा बोल सकता है, देख 500 मेरे को देना है, 150 मुझे लेना है, मतलब पीक्यूआर एसोसिएट्स को 150 आना बाकी है एंड पीक्यूआर एसोसिएट्स को 500 देना बाकी है एबीसी को। तो क्या ऐसा बोल सकता है वो कि 500 माइनस 150 टोटल 350 रुपीज नेट नेट मुझे देना हो गया इंस्टेड ऑफ 500? क्या मैं 350 रुपया एबीसी को दे सकता हूँ? मतलब क्या पीक्यूआर एसोसिएट्स 350 रुपीज एबीसी एसोसिएट्स को दे सकता है? नहीं दोस्तों, ये भी अलाउड नहीं है। पीक्यूआर एसोसिएट्स को सेट ऑफ करने का परमिशन भी नहीं है। तो यहाँ पर वही कहा है कि पीक्यूआर एसोसिएट्स कैन नॉट सेट ऑफ। ये सेकंड वाला एग्जांपल भी आप चेक कर लो। यहाँ पर एबीसी एसोसिएट्स मतलब मैंने सिर्फ अमाउंट को चेंज किया है, देयर इज वन एंड द सेम। आप वीडियो पॉज करके भी चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा है कि आप सेट ऑफ जो है, जो मैंने कहा है यहाँ पर 500 से 150 नेट 350 का जो पेमेंट है, वो सेट ऑफ का जो बेनिफिट है वो भी क्लेम नहीं कर सकते। बट एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये बोलता है कि 100 रुपीज तक का सेट ऑफ आप कर सकते हो। मतलब अगर समझो यहाँ पर एबीसी एसोसिएट्स हैज टू पे 100 रुपीज इंस्टेड ऑफ 150 एंड पीक्यूआर एसोसिएट्स हैज टू पे 500 500, ओके, दैट रिमेनिंग द सेम। तो उस केस में आप 100 रुपया तक, देखो अमाउंट देखो, 100 रुपीज तक क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब अब ये लिमिट 400, मतलब अब सॉरी, आप क्या कर सकते हो, ये 400 रुपीज आप नेट किसको दे सकते हो, एबीसी एसोसिएट्स को दे सकते हो। मतलब इवन इफ यू आर अनरजिस्टर्ड, इवन इफ पीक्यूआर एसोसिएट्स आर इज अनरजिस्टर्ड, वो 100 रुपए तक का सेट ऑफ कर सकता है। अगर 150 हो गया तो नहीं कर सकता दोस्तों। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 100 से ऊपर चला गया, अब उसको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट ऑफ? समझ में आ गया? यहाँ से 100 आना बाकी है, यहाँ से 500 देना बाकी है, तो नेट क्या करूँ, 400 रुपए दे देता हूँ, चलेगा। बट यहाँ पर 150 लेना बाकी है एंड यहाँ 500 देना बाकी है, मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि 100 तक का ही मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ इवन इफ आई एम अनरजिस्टर्ड। ओके जी, ओके। सूट बाय थर्ड पार्टी अगेंस्ट द फर्म। थर्ड पार्टी सू हमको कर सकती है, मतलब जहां पर ये वाला एग्जांपल था, अगर फ्रॉड समझो, अगर एबीसी एसोसिएट्स ने फ्रॉड किया होता पीक्यूआर के साथ, तो क्या पीक्यूआर सू कर सकता है? यस। एबीसी सू नहीं कर सकता क्योंकि एबीसी अनरजिस्टर्ड है, बट पीक्यूआर सू कर सकता है। ओके, बट नॉन रजिस्ट्रेशन की वजह से ये सारे जो नीचे दिए गए राइट्स है वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होते। कौन से राइट? सबसे पहले जो जो पार्टनर होता है, जो अनरजिस्टर्ड होता है, वो सूट फाइल कर सकता है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, एबीसी एसोसिएट्स, अगेन आप परेशान हो गए होगे एबीसी का नाम सुन के, ठीक है, ये तीन पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, डिसोल्यूशन के टाइम पे ये फर्म के ऊपर केस कर सकते हैं। ये एबीसी एसोसिएट्स हैं एंड ये तीनों पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। चलो नेक्स्ट नए पेज में बता देता हूं तुमको। ठीक है, ए, बी, सी, ठीक है, ये एबीसी एसोसिएट्स, ठीक है, ये एबीसी एसोसिएट समझो डिसॉल्व हो रहा है। ओके, तो क्या ये जो पार्टनर है ए, बी या सी, क्या वो ये एबीसी एसोसिएट्स पे सू या केस फाइल कर सकते हैं इवन इफ एबीसी एसोसिएट्स अनरजिस्टर्ड है? यस दोस्तों, कर सकते हैं। कौन से केस में? अगर एबीसी एसोसिएट्स डिसॉल्व हो रहा है एंड ए, बी और सी को अपना प्रॉपर्टी का, जो पार्टनरशिप के प्रॉपर्टी का प्रॉपर हिस्सा नहीं मिल रहा, उस केस में इवन इफ एबीसी एसोसिएट्स क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तब भी ए, बी, सी क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। तो इन्होंने वही कहा है, पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म or accounts of the dissolved firm or share in the asset of the dissolved firm. An official assignee of receiver acting as with respect to insolvent partner may bring suit for share in the properties of the insolvent partner or realization of property of dissolved firm. इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर समझो यहाँ पर ए है, बी है और सी है, ठीक है, ये तीन पार्टनर्स हैं ऑफ द एबीसी एसोसिएट्स। ओके,
ए जो है ना इंसॉल्वेंट हो गया। कौन हो गया? इंसॉल्वेंट। तो अब ये तो पार्टनर नहीं है। पता है एक ऑफिशियल असाइनी करके सोगा में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हमने पढ़ा था कि ऑफिशियल असाइनी वो व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है जब भी व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया, क्योंकि इसकी लाइबिलिटी इतनी ज्यादा है कि अब असेट कम पड़ रहा है। तो ये ऑफिशियल असाइनी क्या करता है? जितने भी इस मिस्टर ए के असेट्स है वो सब सेल करेगा। तो अब एबीसी एसोसिएट्स के पास भी कुछ असेट रहा होगा ऑफ मिस्टर ए, बराबर है। तो अब ये जो ऑफिशियल असाइनी ऑफ मिस्टर ए ना, वो एबीसी एसोसिएट्स को सू कर सकता है इवन इफ इट इज अनरजिस्टर्ड। समझ में आ गया? वो सू कर सकता है एंड इसके एसेट सेल करके वो जो इंसॉल्वेंट व्यक्ति है उसके लाइबिलिटीज पे ऑफ कर सकता है। तो ऑफिशियल असाइनी ऑफ रिसीवर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर मे ब्रिंग सूट फॉर शेयर इन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। ओके, अगर आपको याद होगा तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं एक तरह से। देखो, हाउएवर फॉलोइंग राइट रिमेंस अनअफेक्टेड, मतलब इवन इफ अनरजिस्टर्ड है तो भी आप सू कर सकते हो। ये सारे केस में, पहले वाले केस में डिसोल्यूशन के केस में आप सू कर सकते हो। पार्टनर्स फर्म पे सू कर सकते हैं अगर उनके हिस्से का उनको पैसा अ, अगर नहीं मिल रहा है तो। सेकंड, ऑफिशियल रिसीवर, ऑफिशियल असाइनी वो भी सू कर सकता है टू द फर्म। ये तो हमने पढ़ लिया कि सेट ऑफ हो सकता है 100 रुपीज तक हो सकता है, 100 रुपीज से एक्सीडिंग सेट ऑफ नहीं हो सकता। बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है ये इंपॉर्टेंट है। नॉन रजिस्ट्रेशन जो है, अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, वो इफेक्ट नहीं करता टू द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स जो कॉन्ट्रैक्ट के अलावा अराइज होता है। मतलब समझो एबीसी एसोसिएट्स है जिसका प्रॉपर्टी डैमेज होता है ड्यू टू गवर्नमेंट ने कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, आजकल तो ये चलता ही है दोस्तों, हाँ या नहीं? सो गवर्नमेंट ने कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से एबीसी एसोसिएट्स का प्रॉपर्टी डैमेज हो गया। तो अब ये जो एबीसी एसोसिएट्स है अनरजिस्टर्ड है, बराबर। तो क्या गवर्नमेंट के ऊपर एबीसी एसोसिएट्स केस कर सकता है? यस। क्यों? क्योंकि ये जो केस करने का अधिकार है ये बाय लॉ मिला है। देखो, राइट अराइजेस ड्यू टू लॉ एंड नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था दोस्तों। ये एबीसी एसोसिएट के साथ कुछ गलत हुआ है लीगली। समझ में आ रहा है? बाय लॉ देयर इज अ राइट एंड देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था बिटवीन द एबीसी एसोसिएशन गवर्नमेंट, राइट। सो यहाँ पर उनके मिस्टेक की वजह से, गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन के मिस्टेक की वजह से एबीसी एसोसिएट्स को नुकसान हुआ है। तो एक जनरल प्रॉब्लम अराइज हुआ है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एंड हेंस वो केस कर सकता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड इट इज अ लीगली अलाउड, इट इज लीगली अलाउड इवन इफ इट इज अनरजिस्टर्ड। ये याद रखना। ओके, आगे। अब ये पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ओके, अगेन एबीसी एसोसिएट्स। लास्ट टाइम आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आई नो आप तंग आ गए हो इसका नाम सुन सुन के। ओके, एबीसी एसोसिएट्स नाम क्या है? अमित, भावना और चिराग, ठीक है? समझो चिराग का डेथ हो गया दोस्तों, है ना? चिराग का डेथ होने से पहले एबीसी एसोसिएट्स का नाम रजिस्ट्रार में रजिस्टर किया गया था एज एबीसी एंड एसोसिएट्स। ये चीज को याद रखना। अब जो भी हाईलाइट किया उसी पार्ट को याद रखो, सॉरी समझ के चलो। एबीसी एंड एसोसिएट्स से रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर कर लिया एज एबीसी एंड एसोसिएट्स। पार्टनर्स का नाम क्या? अमित, भावना एंड चिराग। अब समझो चिराग का डेथ हो गया। अब पार्टनरशिप में पार्टनर्स कौन बचे? अमित और भावना, बराबर है। क्या अमित और भावना सू कर सकते हैं टू द डेटर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म? यस दोस्तों, वो सू कर सकते हैं। उनको फर्म को बताने की जरूरत नहीं है कि चिराग का डेथ हो चुका, क्योंकि ए बी सी उसमें से ए एंड बी ने ही तो सू किया है ना। सी भले ही नहीं है, बट क्या सारे पार्टनर्स का नाम है इन द रजिस्टर? यस। तो क्या कर सकता है? सू कर सकता है। अच्छा, बट समझो एक नया पार्टनर आ गया दोस्तों, ध्रुव। ध्रुव नाम का एक नया पार्टनर एडमिट हो जाता है। चिराग तो चला गया, है या नहीं? अब अमित, भावना एंड ध्रुव। अब उस केस में क्या अमित एंड भावना एक बार ध्रुव को एडमिट करने के बाद कैन दे सू डेटर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म? सेकंड केस में कैन नॉट सू। जब तक वो रजिस्टर, री रजिस्टर या नोटिफाई नहीं करेंगे, जब तक नोटिफाई या री रजिस्टर नहीं करेंगे, मतलब नहीं बताएंगे कि हमने ध्रुव करके कोई व्यक्ति है उसको हमने क्या कर दिया है? एडमिट कर लिया है एज अ पार्टनर। ध्रुव करके एक पर्सन है, उनको हमने एडमिट किया है, ऐसा जब तक इंटीमेट नहीं करते तब तक आई कैन नॉट सू दी डेटर। आई होप दिस इज अंडरस्टूड कि डेटर को अगर सू करना है तो उस केस में आपके रजिस्ट्रार में सारे पार्टनर्स का नाम होना जरूरी है। अब आप बोलोगे सर सेकंड केस में
हमको सू करने का मौका क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला क्योंकि रजिस्ट्रार में सिर्फ ए बी का नाम है, सी का नाम है, बट डी का नाम नहीं है। समझ में आ रहा है? सो डी आ गया था तो उस केस में ए बी एंड डी एसोसिएट्स हो गया। अब ए बी डी एसोसिएट्स हो गया, यस और नो? तो अगर ए बी डी एसोसिएट्स हो गया तो ए और बी पूरे फर्म के बिहाफ पे सू कर रहे हैं, बट पूरे फर्म के बिहाफ में सू करने के लिए ध्रुव का नाम रजिस्टर में है ही नहीं। तो पहले नोटिफाई करो एंड देन ओनली यू कैन सू। तो यहाँ पर वही इंग्लिश में लिखा है दोस्तों, फॉर रजिस्टर्ड फर्म्स रिमेनिंग पार्टनर्स कैन सू आफ्टर डिसोल्यूशन, दैट इज यस अपना ए बी क्या कर सकते हैं, सू कर सकते हैं विदाउट री रजिस्ट्रेशन इफ सूट इनिशिएटेड इंस्टीट्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड फर्म, पर्सन सुइंग इज शोन एज अ पार्टनर इन रजिस्टर। ठीक है ना? अगर नया पार्टनर ज्वाइन होता है तो उस केस में आपको रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना पड़ेगा और फर्म कैन नॉट सू, न्यू पार्टनर नेम मस्ट बी एंटर्ड इन द रजिस्टर। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। ओके, फिर आता है क्या? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में क्या होता है? अब इसके पहले भी मैंने बताया था यूनिट 2 में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अलग होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग होता है। पार्टनरशिप मतलब क्या? किसी का डेथ हो गया दोस्तों, रिटायरमेंट हो गया तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया। बट फर्म डिसॉल्व कब होता है? जब फर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पर फर्म्स का डिसोल्यूशन मीन्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स। सो डिफरेंट फ्रॉम रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर, ये मैंने बताया तुमको। ओके, फर्म किस तरीके से डिसॉल्व हो सकता है? दो तरीके से, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड सेकंड केस है विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो कौन से केस में विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डिसॉल्व हो सकता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला बाय अग्रीमेंट, अगर अग्रीमेंट करते हैं एंड सारे पार्टनर्स उस अग्रीमेंट में बता देते हैं कि हम ये पर्टिकुलर टाइम पे डिसॉल्व हो जाएंगे बाय कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में डिसॉल्व हो जाएगा दोस्तों। बाय कंपल्सरी डिसोल्यूशन, तो उस केस में एडजुडिकेशन, देखो बाय एडजुडिकेशन ऑफ ऑल पार्टनर्स और ऑल ऑफ द पार्टनर्स बट एज एन इंसॉल्वेंट। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखो अगेन, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब बोलोगे सर एडजुडिकेशन का मतलब ही क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब फर्म के ऊपर ऑर्डर नहीं आया दोस्तों, पार्टनर्स के ऊपर ऑर्डर आया है। मतलब लेटर से 3 पार्टनर्स हैं, अब वो 3 पार्टनर्स में से 2 पार्टनर क्या हो गए? इंसॉल्वेंट। अब बचा कौन? एक पार्टनर। अब एक ही पार्टनर बचा है तो उस केस में मुझे बात बताओ, क्या एक पार्टनर कैन एक्ट एज अ पार्टनर? नो, सोल प्रोप्राइटर बच गया। तो इंसॉल्वेंसी की वजह से, जैसे देखो बाय एडजुडिकेशन ऑफ ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन, तो उस केस में क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा दोस्तों। बाय हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, बिजनेस अगर आप अनलॉफुली कंडक्ट कर रहे हो तब। डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंसी? मतलब सर्टेन अनसर्टेन इवेंट का हैपनिंग की वजह से, जैसे किसी का डेथ हो गया दोस्तों, मतलब अगर 2 पार्टनर्स है, 2 पार्टनर्स में से एक पार्टनर का डेथ हो गया, 2 पार्टनर में से किसी एक पार्टनर का इंसॉल्वेंसी आ गया, तो उस केस में फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा। अगर फॉर्म बनाया गया है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, तो एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड पीरियड, 2 साल के लिए बनाया गया था, 2 साल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? डिसॉल्व हो जाएगा। अ, अगर पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए या वेंचर के लिए बनाया गया था एंड एक बार वो वेंचर हो गया तो भी डिसॉल्व हो जाएगा। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, ये कौन से केस में है? इन केस ऑफ विल वाला केस में है। पार्टनरशिप एट विल के केस में पार्टनर क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं बाय गिविंग नोटिस, ये चीज भी हो सकता है। एंड ये हमने फर्स्ट यूनिट में भी बताया गया है, बताया था कि डेट मेंशन इन द नोटिस या डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस विल बी द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। उसके बाद आता है ग्राउंड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑन द बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। मतलब कोर्ट के ऑर्डर के मतलब कोर्ट के ऑर्डर, कौन से केस में कोर्ट के ऑर्डर से डिसोल्यूशन हो सकता है? पहला, इंसैनिटी, पागल है दोस्तों, पागल है, मतलब पार्टनर बिकम्स अनसाउंड माइंड। याद रखना, अनसाउंड माइंड कोर्ट बोलना चाहिए, शुड बी एडजुडिकेटेड बाय द कोर्ट। ऐसे मैंने बोल दिया तू पागल है, मतलब वो पागल नहीं हो गया, कोर्ट शुड से इट। ठीक है, तो सूट फॉर डिसोल्यूशन शुड बी फाइल्ड, मतलब ये जो अगेन सुनना, अभी इसका मतलब एकदम बकवास चीज लिखी है यहाँ पर। इन्होंने कहा कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, मतलब अगर 3 पार्टनर है या 2 पार्टनर है, एक पार्टनर इनसेन हो गया, तो जो जो इनसेन नहीं है ना, वो जाके कोर्ट में केस फाइल करेगा कि ये पार्टनर इनसेन हो चुका, अब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो। ऑब्वियस सी बात है ना दोस्तों। तो इन्होंने इन्होंने यही कहा है कि द सूट फॉर डिसोल्यूशन शुड बी फाइल्ड बाय द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ इनसेन पार्टनर और एनी अदर पार्टनर। ठीक है, तो जो पार्टनर है, जो इनसेन है वो नहीं फाइल करेगा सूट ऑब्वियसली, जो इनसेन नहीं है वो फाइल करेगा कि पार्टनरशिप डिसॉल्व करना है। परमानेंट इनकैपेसिटी हो गया दोस्तों, इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटी, जैसे हाथ पैर टूट गया, वो काम नहीं कर सकता, एंड ऑल दोस थिंग्स, परमानेंटली इनकेपेबल हो गया, कुछ ऐसा मेजर एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में अदर पार्टनर्स कैन गो टू कोर्ट एंड क्या कर सकते हैं? डिसोल्यूशन के लिए ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट ले सकते हैं। गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट मतलब कोई 2 से 3 पार्टनर्स हैं,
उसमें से मेजॉरिटी पार्टनर्स या फ्यू ऑफ द पार्टनर्स आर हेल्ड गिल्टी फॉर मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट मतलब कोई गलत काम करने के लिए, ठीक है ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे इफ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विच इज लाइकली टू अफेक्ट द बिजनेस, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सूट फॉर डिसोल्यूशन। बिजनेस अभी कर ही नहीं सकते बिकॉज ऐसा मिसकंडक्ट हो चुका। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब पार्टनरशिप फर्म कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है एंड फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ही नहीं करता, बार बार ब्रीच करता है। ब्रीच करता मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीजें लिखी होंगी उसको कंप्लाई नहीं करता, जैसे एम्बेजलमेंट ऑफ मनी, एरोनॉस अकाउंट्स, एकदम फॉल्स अकाउंट्स, फ्रॉड अकाउंट्स बनाता है, होल्ड एक्सेस कैश एंड लास्ट में रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स। तो ये सारी चीजें वो कर रहा है, ठीक है ना। ये जस्ट एन एग्जांपल, इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, इसमें और चीजें भी आ सकती है। तो अगर एम्बेजलमेंट कर रहा है, एरोनस अकाउंट्स, फॉल्स अकाउंट्स बना रहा है, अगर एक्सेस कैश होल्ड कर रहा है, अगेन इट इज अ सस्पिशियस एक्टिविटी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कर रहा है, तो एक कहीं ना कहीं ऑर्डर ऑफ द कोर्ट से आप क्या कर सकते हो, डिसॉल्व करने के लिए जा सकते हो। बिजनेस को हम रन ही नहीं कर सकते अनलेस, मतलब बिजनेस को हम रन ही नहीं कर पाएंगे अगर लॉस इनकर नहीं किया तो। मतलब लॉस इज दी ओनली वे द बिजनेस कैन बी, द बिजनेस वी कैन कंटिन्यू। तो उस केस में क्या करना है, बेस्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ले लो कि हमको फॉर्म डिसॉल्व करना है। ट्रांसफर ऑफ होल इंटरेस्ट, अगर समझो 3 पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स में से अगर एक पार्टनर ने कहा, समझो 3 पार्टनर है, एक पार्टनर ने कहा कि मुझे अपना शेयर ट्रांसफर करना है, बट ये 2 पार्टनर्स उस चीज से नाराज हो गए दोस्तों, नाराज हो जाती है, तो नाराज हो गए ये दोनों पार्टनर्स, तो उस केस में ये दोनों पार्टनर्स जाके कोर्ट को बोल सकते हैं वी वांट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म बिकॉज ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इज ट्रांसफरिंग इज ओल इंटरेस्ट। या फिर ऊपर दिए गए 6 पॉइंट्स के अलावा कोई और कॉज लगता है, जस्ट एंड इक्विटेबल कॉज जो गवर्नमेंट को लग सकता है, जैसे डेडलॉक इन मैनेजमेंट, ये मैनेजिंग लिखा है, डेडलॉक इन मैनेजमेंट है, डेडलॉक मतलब मैनेजमेंट ही सही नहीं है, ठीक है ना, कोई कोई स्पेसिफिकली मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, कस्टमर्स को प्रॉपरली आंसर नहीं कर रहा है एंड सो ऑन। पार्टनर्स आपस में बातें नहीं कर रहे दोस्तों, मुंह फेर के चले जाते हैं, नाराज है एक दूसरे से, स्टॉक के स्पेकुलेशन में लग गए हैं एंड लॉस ऑफ सब्सट्रैक्टम। सब्सट्रैक्टम मतलब जिस पर्पस के लिए आपने पार्टनरशिप फॉर्म बनाया था वो पर्पस ही अभी अचीवेबल नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो आप सेकंड हैंड कार्स पे डील कर रहे थे, अब गवर्नमेंट ने सेकंड हैंड कार्स पे बैन लगा दिया दोस्तों। ऐसे मोदी जी ने आके कहा भाइयों और बहनों आज रात 9 बजे से सेकंड हैंड कार पे आप डील नहीं कर सकते। अब लॉस ऑफ सब्सटेंटम हो गया, मतलब जो जिस पर्पस के लिए आपका पार्टनरशिप बना था वो एग्जिस्ट नहीं करता, अब अनलॉफुल हो गया। हेंस एनी जस्ट एंड इक्विटेबल कॉज में क्या हो जाएगा, आपका बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डिसॉल्व हो जाएगा। सो आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट आपको समझ में आता है। विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एक बार मैं आपको आई क्विकली जस्ट रीड इट। सबसे पहले अच्छा कहाँ गया, काफी ऊपर आ गया मैं। अच्छा एग्रीमेंट में, मतलब अगर आप विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की बात करूं तो सबसे पहले बाय एग्रीमेंट बाय कंपलसरी डिसोल्यूशन, सेकंड इज ऑन, थर्ड इज सर्टेन कंटिंजेंसी, फोर्थ इज बाय नोटिस एंड विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, insanity, permanent incapacity, guilty of misconduct, persistent breach of contract, loss, transfer of whole interest, just and equitable cause. Now consequence of dissolution, dissolution की वजह से क्या क्या consequences होंगे। ओके देखो, अगर समझो 3 पार्टनर्स हैं ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एबीसी एंड एसोसिएट्स, ठीक है, अब ये क्या हो गया दोस्तों, डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व मतलब क्या, एबीसी एंड एसोसिएट्स अब बचा ही नहीं है एंड अब इन्होंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया दोस्तों, तो उस केस में इनकी लाइबिलिटी क्या एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। मतलब अगर 1 अक्टूबर को ये पार्टनरशिप फर्म क्या हो गया, डिसॉल्व, तो 1 अक्टूबर के बाद जो भी नई लाइबिलिटी अराइज होगी उसके लिए क्या एबीसी एसोसिएट्स के सारे पार्टनर्स लायबल होंगे या नहीं होंगे। आपका आंसर क्या है, चलो रीड करते हैं। देखो, in spite of dissolution of firm, partner is liable for any acts done by the firm which should have before dissolution of the firm, ठीक है। जब तक, सॉरी ये वाला लाइन तो रीड करना रह गया, जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं देंगे तब तक तो आपका लाइबिलिटी रहेगा। इसका आंसर आई गेस आप लोगों ने सही दिया था क्योंकि इसके पहले इट हैज बीन ऑलरेडी बीन एक्सटेंड। और दूसरी चीज ये भी आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर आप 1 अक्टूबर को डिसॉल्व हुए हैं तो 1 अक्टूबर के पहले जो लाइबिलिटी थी वो डिसोल्यूशन के बाद भी आपके आपके गले लग सकती है दोस्तों, बिकॉज आप जब थे तब ये लाइबिलिटी अराइज हुई थी। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब डिसोल्यूशन के बाद आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगा। कौन से केस में, पहले एस्टेट ऑफ द डिकीज्ड पार्टनर, क्योंकि वो आदमी मर गया दोस्तों,
तो मरने के बाद उसके एस्टेट्स विल बी लायबल ओनली फॉर द लाइबिलिटी विच अराइज व्हेन ही वाज अलाइव। मतलब 1 अक्टूबर को समझो मर गया, उसके पहले मतलब ये पर्टिकुलर पीरियड मतलब 1 अक्टूबर के पहले जो लाइबिलिटी थी, दिस लाइबिलिटी को पे ऑफ किया जा सकता है फ्रॉम द एस्टेट्स ऑफ द डिकीज्ड पार्टनर। बट 1 अक्टूबर के बाद जो लाइबिलिटी अराइज होगी, सॉरी, उस लाइबिलिटी को हम पे ऑफ करने के लिए एस्टेट्स यूज नहीं कर सकते। सेकंड इज इंसॉल्वेंट पार्टनर। इंसॉल्वेंट पार्टनर के पास कोई पैसा ही नहीं है, तो ही विल आल्सो नॉट बी लायबल आफ्टर डिसोल्यूशन। थर्ड इज डोरमेंट पार्टनर। अब आप बोलोगे सर डोरमेंट पार्टनर क्यों? देखो, डोरमेंट पार्टनर ऐसा व्यक्ति है जिसको फर्क ही नहीं पड़ता वो नोटिस दे या नहीं दे, बराबर है। देखो, डोरमेंट पार्टनर वो व्यक्ति होता है जो लोगों को पता ही नहीं है कि पार्टनर है, राइट। तो अगर समझो फर्म ही डिसॉल्व हो गया, राइट, तो फर्म के डिसोल्यूशन के बाद उसकी लायबिलिटी कैसे अराइज होगी? ऐसा नो, क्योंकि नोटिस देने का लायबिलिटी तो उसको ऊपर है ही नहीं। तो इवन इफ एनी न्यू लायबिलिटी अराइजेस आफ्टर डिसोल्यूशन, ही विल नॉट बी लायबल दोस्तों, ही विल नॉट बी लायबल बिकॉज वो डोरमेंट पार्टनर है एंड उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। ठीक है, आगे, राइट टू एनफोर्स वाइंडिंग अप। एनफोर्स वाइंडिंग अप मतलब पार्टनर्स चाहे तो वाइंडिंग अप के लिए एनफोर्स कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज वाइंडिंग अप? पेइंग ऑफ देयर लायबिलिटीज बाय सेलिंग द एसेट्स। तो पार्टनरशिप बीइंग डिसॉल्व्ड, एनी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव शैल हैव राइट्स अगेंस्ट ईदर ऑफ द फॉलोइंग। पहले मतलब अगर पार्टनर शिप डिसॉल्व हो रहा है तो उस केस में या तो पार्टनर्स के रिप्रेजेंटेटिव मतलब उसके लीगल हेयर हो सकते हैं, मतलब बच्चे हो सकते हैं, उनकी वाइफ हो सकती है, या तो वो या तो खुद पार्टनर के पास ये फॉलोइंग राइट्स हैं। क्या राइट्स हैं? कि ये जो फर्म की लाइबिलिटी है उसको पे करने के लिए आप फर्म के असेट्स को यूज कर सकते हो। वाओ, ये तो पता ही नहीं था, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड, अगर कुछ सरप्लस बचता है तो उस केस में पार्टनर्स में क्या कर दो आपस में दोस्तों एक रेशियो है, उस रेशियो में आप बांट दो। अब क्या रेशियो है? वो पार्टनरशिप डीड में होगा, और पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो इक्वली बांट देंगे एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके। एक्सटेंट ऑफ कंटिन्यूइंग अथॉरिटी आफ्टर डिसोल्यूशन, मतलब एक बार डिसोल्यूशन हो गया तो व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स? द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर टू बाइंड द फर्म एंड अदर म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वो कंटिन्यू रहेगा, म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस वो कंटिन्यू रहेगा टू वाइंड अप द अफेयर्स ऑफ द फर्म। मतलब वाइंड अप मतलब क्या? असेट्स को सेल करके लायबिलिटी को पे ऑफ करना। तो जब तक असेट्स को सेल करके लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं करते तब तक पार्टनर्स आर लायबल टू ईच अदर, ए प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ ईच अदर एंड सो ऑन। सारे राइट्स ऐसे के वैसे होंगे। टू कंप्लीट द अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शन पेंडिंग द डेट ऑफ डिसोल्यूशन शैल बी टेकन एंड नो अदर डेट शैल बी कंसिडर्ड। ठीक है, मतलब डेट ऑफ डिसोल्यूशन तक, लेट अस से 1 अक्टूबर 2022 इज द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, तो ये डेट तक हम मान लेंगे कि पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्ट करती है बिटवीन दी पार्टनर्स, मतलब प्रिंसिपल एंड एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है बिटवीन पार्टनर्स। क्लियर है? पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न्ड आफ्टर डिसोल्यूशन, समझो डिसोल्यूशन के बाद या डिसोल्यूशन स्टार्ट होने के बाद अगर पार्टनर्स कोई पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर लेता है तो उस केस में याद रखना ही विल स्टिल बी लायबल टू अकाउंट इट फॉर द फर्म, एंड जो भी प्रॉफिट हुआ है वो सारे पार्टनर्स में उनको बांटना पड़ेगा। देखो, बिफोर द फर्म इज फुल्ली वाउंड अप तब तक डिसोल्यूशन स्टार्ट ही होता है। वाउंड अप मतलब क्या? असेट्स को सेल करके लायबिलिटी को पे ऑफ करना, दैट इज कंप्लीट प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन, बराबर है। अब वाउंडिंग अप पूरा होने तक अगर कोई पर्सनल प्रॉफिट किया है पार्टनर ने, देखो जब स्टार्ट था तब तो पर्सनल प्रॉफिट कर ही नहीं सकता, किया तो उसको अकाउंट करना पड़ेगा, बाकी पार्टनर्स को बताना पड़ेगा, फर्म को उतना प्रॉफिट देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर वाउंडिंग अप के टाइम पे अगर कोई पर्सनल प्रॉफिट होता है तो उसको भी अकाउंट करना पड़ेगा एंड अदर पार्टनर्स को बताना पड़ेगा। ऑब्वियसली अकाउंट करने का मतलब वही है, एंड फर्म को वो पैसा देना पड़ेगा। अब ये पार्ट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट ऑफ द डिसॉल्व्ड फर्म। बस आखिरी सांसें ले रहा है, पार्टनरशिप खत्म हो चुका दोस्तों, पार्टनरशिप अब ठीक है। पार्टनर्स चाहे तो प्रोसीजर ले कर सकते हैं फॉर द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स आफ्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? कि असेट्स को सेल करके लायबिलिटी को पे ऑफ करना, एंड उस प्रोसेस में अगर कुछ सरप्लस बचता है तो सरप्लस आपस में कैसे बांट ले उस बारे में वो प्रोसीजर बना सकते हैं। बट अगर एब्सेंस होगा, मतलब अगर अग्रीमेंट में बताया नहीं है कि कैसे सेटल करना है, तो एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करेंगे। मतलब अगर अग्रीमेंट में लिखा है तो जैसा अग्रीमेंट में लिखा है वैसे, बट अग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने ये कहा कि गुडविल को आप कंक्लूड सॉरी गुडविल को आप इंक्लूड करोगे व्हाइल कंसीडरिंग योर असेट्स। असेट्स में गुडविल आएगा। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर पैरा है ये हम पर्टिकुलर एग्जांपल से समझेंगे। समझो अगर लॉस होता है आपको,
तो उस लॉस को एडजस्ट करेंगे विद द प्रीवियस प्रॉफिट्स। अब ये लॉस को इस प्रॉफिट से एडजस्ट कर दिया तो भी आपके पास बैलेंस लॉस बचा, उस लॉस को हम एडजस्ट करेंगे विद द कैपिटल। ठीक है, कैपिटल भी आपके पास होगा, पैसा इन द पार्टनरशिप। ये लॉस का एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अब ये 50,000 भी एडजस्ट होगा, अब रिमेनिंग लॉस बचा है। अब ये रिमेनिंग लॉस कौन लाएगा? पार्टनर 1 एंड पार्टनर 2 इन द रेशियो। समझ में आ रहा है? तो समझो 2:1 का रेशियो है, तो 2/3 एंड 1/3 का रेशियो में दोनों लेकर आएंगे। समझ में आ गया? पार्टनर 1 एंड पार्टनर 2 ये लॉस लेकर जाएगा। सबसे पहले लॉस एडजस्ट होगा विद द प्रॉफिट, उसके बाद भी लॉस बचता है तो विद द कैपिटल, एंड फिर भी अगर लॉस बचता है तो इन द पार्टनर्स का रेशियो। ओके, उसके बाद अगेन यही सेम चीज यहाँ पर शब्दों में लिखा गया है दोस्तों, यू कैन जस्ट रीड इट। उसके बाद ये वाला पार्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चार्ट ओनली। अब यू कैन सिंपली रीड ऑल दिस। ओके, समझो अगर डिसोल्यूशन चल रहा है, वाइंडिंग अप चल रहा है, तो असेट्स को सेल करेंगे। असेट्स को सेल करके मुझे 5 लाख रुपए मिले, उस 5 लाख को मैं यूज करूंगा टू पे ऑफ आउटसाइडर्स लायबिलिटी फर्स्ट। हम आउटसाइडर लायबिलिटी को पे ऑफ करके बैलेंस कितना बचा? 3 लाख रुपए। अब 3 लाख से 3 लाख बच गए। अब 3 लाख में से मैं क्या देखूंगा? किसका पेमेंट सेकंड प्रायोरिटी पे? फर्स्ट हो गया आउटसाइडर, सेकंड हो गया अगर पार्टनर ने मुझे लोन दिया है। क्या लोन क्या होता है? ओवर एंड अबाउ कैपिटल। तो कैपिटल के ओवर एंड अबाउ 1 लाख रुपए दिया, अच्छा उसको पहले पेमेंट कर दो, कितना बचा? 2 लाख। अब 2 लाख के बाद क्या कर दो? अच्छा पार्टनर ने कैपिटल दिया ना, तो कैपिटल कितना दिया उस हिसाब से पार्टनर्स को कैपिटल रिपे कर दो। अब कितना बचा? 1 लाख। अब 1 लाख को आपस में पार्टनर्स में बांट दो इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:3, 2/3 और 1/3। आई होप यू गेट इट। उसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड सेपरेट डेट्स। अब इसका क्या मतलब है, ये दोनों को भी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। समझो मिस्टर ए एक पार्टनर है दोस्तों, ठीक है, इसका पर्सनल डेट इज ₹1,000, बट इसका पर्सनल असेट इज ₹1,500। बराबर है? अब मुझे बात बताओ, असेट ज्यादा है एंड डेट कम है, तो यहां पर इंसॉल्वेंसी नहीं आएगी। ये समझ में आ गया तुमको? बट समझो अगर डेट 1,500 है और असेट 1,000 है, अब इंसॉल्वेंसी आ गया। बराबर? अब ये 500 रुपए का डेट मिस्टर ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में होल्ड करता है, इसका इंडिविजुअल डेट है। अब मिस्टर ए जिस फर्म में है उस पार्टनरशिप फर्म का नाम है एबीसी एसोसिएट्स, ठीक है। वहां सरप्लस ऑफ मिस्टर ए, या ऐसा बोल सकते हैं असेट ऑफ मिस्टर ए, सिर्फ मिस्टर ए का असेट अगर बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली ₹500 के आसपास का है, ठीक है। ओके, एंड लाइबिलिटी जो मिस्टर ए के हक का हो सकता है वो दैट इज ₹200। क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एक क्वेश्चन से पहले ये अगेन मैं बता देता हूँ। मिस्टर ए का पर्सनल डेट 1,500 है, पर्सनल असेट 1,000 है, मतलब डेट 500 से ज्यादा है। मिस्टर ए का एट्रीब्यूटेबल असेट मतलब मिस्टर ए का हक का असेट्स इज 500 एंड लाइबिलिटी इज 200 इन द फर्म, मतलब उसका नेट असेट कितना हो गया दोस्तों? 300। बराबर है? मतलब ये लॉ क्या बोलते हैं मालूम है, कि पहले आप फर्म का जो असेट है वो फर्म के लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए लगाओ। फर्म का जो असेट है वो पहले फर्म के लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए लगाओ, एंड अगर सरप्लस बचेगा ना तो उस केस में हम क्या करेंगे? उसकी पर्सनल लायबिलिटी को पे करेंगे। पहला, फर्म का असेट्स विल बी यूज्ड टू पे फर्म लायबिलिटी, बैलेंस सरप्लस इफ एनी विल बी यूज्ड टू पे पर्सनल लायबिलिटी, ठीक है। सेकंड, पर्सनल असेट विल बी यूज्ड टू पे ऑफ पर्सनल लायबिलिटी। अगेन, पर्सनल असेट will be used to pay off personal liability। अच्छा यहाँ गया, पर्सनल असेट will be used to pay off personal liability, मतलब मिस्टर ए का अगर कोई पर्सनल असेट है तो उस पर्सनल असेट से पहले हम पर्सनल लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे। अब मुझे बात बताओ, 1,500 माइनस 1,000 कितना हो गया? 500 रुपए का असेट बचा है अभी किसके पास? मिस्टर ए के पास। नाउ दिस असेट विल बी यूज्ड टू पे ऑफ फर्म्स लायबिलिटी। इस तरीके से होगा, मतलब पहले प्रायोरिटी क्या होगा? अगर फर्म का असेट है तो पहले फर्म की लायबिलिटी पे ऑफ करो, सरप्लस बचा तो पर्सनल लायबिलिटी पे ऑफ करो। सेकेंड केस में अगर फर्म का असेट्स है, सॉरी पर्सनल असेट्स है, तो पर्सनल असेट्स विल बी यूज्ड टू पे ऑफ पर्सनल लायबिलिटी, एंड इफ बैलेंस इफ एनी विल बी यूज्ड टू पे ऑफ यस फर्म्स लायबिलिटी। आई होप आपको समझ में आता है दोस्तों। इससे आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल।
The only way of getting motivated is, your comments, like and subscription, and if you share this as much as possible. I hope you find this very helpful. Thank you, everyone.